So, hello student, good afternoon. Today we study about refractive errors in medical surgical. So, let's start. What is refractive errors? Let's see its introduction, है ना? तो रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर्स एक कॉमन विजन प्रॉब्लम है जो कि अकर होते हैं शेप ऑफ आई, मतलब जो लाइट फोकस करती है डायरेक्टली रेटिना पर, है ना, उसके वजह से ब्लड विजन कॉज होते हैं, और है ना, ब्लड विजन कॉज होते हैं। ठीक है, इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए और इसको करेक्ट करने के लिए हमको ग्लासेस वेयर करने पड़ते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करने पड़ते हैं, एज वेल एज किसी तरह की सर्जरी हमको करवानी पड़ती है ना। तो यहाँ पे जो मेन टाइप है रिफ्रैक्टिव एरर्स के, वो कुछ इस तरीके के हैं। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या क्या है, देखो मैं बताती हूँ। ये नॉर्मल आई एमेट्रोपिया है, ठीक है। ये शॉर्ट साइटनेस मायोपिया, ये हाइपरओपिया है, ये लॉन्ग साइटेडनेस है ना। दोनों को ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बताया गया है, मायोपिया और हाइपरओपिया। तो यहाँ पे जो मायोपिया है ये नियर साइटेडनेस है, जो पास का नहीं दिखता है ना, वो बताया गया है, जिसमें डिफ़िकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली, ऑब्जेक्ट जो है वो हम देख नहीं पाते। दिस इज अकर व्हेन द आईबॉल इज टू लॉन्ग और द कॉर्निया हैज़ टू मच कार्वेचर। जो है ना, आईबॉल जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और कॉर्निया जो है वो मतलब जो है छोटा सा कार्वेचर बनाने लगता है, जिसमें लाइट का जो फोकस है रेटिना पर ठीक तरीके से नहीं पड़ पाता, ठीक है। फिर आता है हाइपरोपिया, जिसमें आता है डिफ़िकल्टी टू सीइंग क्लोज ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें जो क्लोज ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने में डिफ़िकल्टी होती है। ये कब होता है? जब आईबॉल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए होते हैं, कॉर्निया भी एकदम छोटा सा कार्वेचर बनाने लगता है, जिसके कारण जो लाइट का फोकस है वो रेटिना के बिहाइंड साइड में पड़ता है, मतलब रेटिना के पीछे के साइड में पड़ता है। उसको हाइपरोपिया बोलते हैं, जिसमें फार साइटनेस दिखती है। जिसमें फार साइटेडनेस में क्या आता है? फार साइटेडनेस में आता है दूर का नहीं दिखना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है? एस्टिगमेशियम। इसमें क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ब्लड विजन होता है किसी भी डिस्टेंस में, जो कि कॉर्निया के लेंसेज में इरेगुलर शेप बनाता है और मल्टीपल रेटिना के मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस करता है, ठीक है। फिर आता है प्रेसबायोपिया। इसमें एज रिलेटेड डिफिकल्टी होती है, जिसको कोई जो क्लोज ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में, ठीक है। और इट इज ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ द लेंस इनसाइड द आई, which occur with aging, reducing the eye ability to focus on a close object. Close object को देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है ना। ये एज के साथ साथ, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह है, वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा देखने में, क्लोज ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी होती है, तो उस कंडीशन में हम प्रेसबायोपिया करते हैं। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर्स में जो डायग्नोस है, ये कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन के थ्रू मैनेज होता है, जिसमें करेक्टिव लेंस रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है, जिसको हम कहते हैं लेसिक। डिपेंडिंग होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन में, जो कि इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। रेगुलर उसमें आई चेकअप्स चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें डिटेक्ट होना चाहिए कि करेक्ट आई इरोज है कि नहीं, है ना। अर्ली बहुत जल्दी इसको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि अच्छी विजन हेल्थ हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए विजन डिसऑर्डर्स के, मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो के, इस डायग्राम में शो हो रहा है नॉर्मल विजन, ओके। मायोपिया में देखिए रेटिना के जो मतलब पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, रेटिना के क्लोज में है, ठीक है। और हाइपरोपिया में क्या है?
जो रेटिना है उसके जो रिफ्लेक्शन है रेटिना के बिहाइंड साइड में, है ना, हो रहा है, ये देखिए आप इस तरीके से। फिर आता है यहाँ पे एस्टिगमेशियम, इसमें देखो 3 तरह से दिख रहा है, ब्लर इमेज, मतलब एक ऑब्जेक्ट 3 दिख रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया एक जनरल टर्म है जो कि यूज़ किया गया है यानी रिफ्लेक्टिव एरर्स को डिस्क्राइब करने में, जिसमें जो इमेज है वो फेल हो जाती है फोकस करने में रेटिना पर, ठीक है, और जिसके कारण ब्लर्ड विजन दिखता है, ठीक है। और ये जो रेटिना है उस पर ठीक तरीके से पास नहीं हो पाती, तो कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बता पाती रिफ्लेक्टिव एरर्स की, जैसे मायोपिया, हाइपरोपिया, ठीक है, एस्टिग्मेशियम और प्रेसबायोपिया, है ना। तो इसमें मायोपिया जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी बिकॉज ऑफ लाइट फोकस इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने, रेटिना के पास नहीं, रेटिना के सामने तक पहुंचती है मायोपिया में। हाइपरोपिया में क्या हो रहा है, लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना, इसमें जो रेटिना के पीछे की तरफ हाइपरोपिया हो रहा है। उसके बाद आता है एस्टिग्मेशियम में क्या आता है, वेयर विजन इज ब्लर्ड और डिसऑर्डर्ड, यहाँ पे डिस्टोरेटेड होता है, जो विजन है वो ब्लर्ड होता है, डिस्टोरेटेड होता है, डिस्टेंस जो है इरेगुलर शेप बनाता है कॉर्निया में, लेंस जो है वो कॉज करता है लाइट को, फोकस को और मल्टीपल पॉइंट्स को रेटिना में। फिर आता है प्रेसओपिया। प्रेसबायोपिया में एज रिलेटेड कंडीशंस होती है, आई लेंसेज लॉस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, मेकिंग डिफिकल्टी टू फोकस एंड ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है एमेरोपिया, इसमें टिपिकली डायग्नोस्ड विथ थ्रू अ eye examination which include tests like retinoscopy and refraction assessment. The condition can be corrected with glasses, contact lenses or surgical options like LASIK, PPRK or lens implant depending on the type of severity and refractive errors. Regularly eye checkups होने चाहिए, important होता है डिटेक्टिंग करने के लिए और मैनेजिंग करने के लिए एमेट्रोपिया को, है ना, इफेक्टिवली। फिर यहाँ पे मैंने बताया है मायोपिया के बारे में, ठीक है। मायोपिया में क्या बताया गया है यहाँ पे कि कॉर्निया और प्यूपिल, देखिए लेंस में रेटिना के फ्रंट में इमेज बन रही है, इमेज फोकस्ड ऑन द फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है, इस पिक्चर को मैं लगाऊं तो रेटिना के एकदम फ्रंट में फोकस हो रहा है, ठीक है, इसीलिए जो पास की चीज़ें हैं वो दिखने में दिक्कत करती है। फिर यहाँ पे आता है इटियोलॉजी एंड टाइप ऑफ मायोपिया। यहाँ पे इटियोलॉजी क्या है मायोपिया की, यहाँ पे नियर साइटेडनेस और रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरली और because of the light entering into the eye focus in front of the retina rather than directly on it. The etiology of myopia is multifactional involving the both genetic and environmental factor. इसमें क्या हो रहा है, नियर साइटेडनेस हो रही है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव एरर्स आ रहे हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में, जिसमें ब्लरी इमेज हो रही है, ठीक है, लाइट एंटर नहीं कर पा रही है, आई फोकस नहीं कर पा रही है रेटिना पे डायरेक्टली, और इसकी इटियोलॉजी क्या बन रही है कि यहाँ पे मल्टी फ्रैक्शनल चीज़ें होनी है, या फिर किसी जेनेटिकली चीज़ें ट्रांसफ़र हुई है, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू ऐसा हो रहा है। तो अगर हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें मायोपिया में, तो इट टेंड्स टू रन इन अ फैमिलीज सजेस्टिंग दी हेरिडिटरी कंपोनेंट। इसमें हेरिडिटरी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक जीन आते हैं जो कि इसमें आई ग्रोथ में एसोसिएटेड होते हैं, जो कि डेवलप करते हैं इससे लिंक मायोपिया को, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में नियर वर्क एक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम से आप क्लोजअप चीज़ें पे फोकस कर रहे हो, सच एज रीडिंग, यूजिंग कंप्यूटर, क्लोजअप टास्क हैव बीन एसोसिएटेड विद डेवलपिंग द मायोपिया। जो पास की चीज़ें हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो
तो ये सब चीज़ें करने में, नियर वर्क करने में, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से मायोपिया होने के चांसेस होते हैं। फिर आता है आउटडोर एक्टिविटी। तो लैक ऑफ एक्सपोजर टू द नेचुरल लाइट एंड स्पेंडिंग लेस टाइम आउटडोर have been linked to increase the risk of developing myopia। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है नेचुरल लाइट का, और जो स्पेंडिंग लाइट्स होती हैं, जो मतलब अपने बल्ब वगैरह हैं, उनका ज़्यादा टाइम तक यूज़ मतलब नहीं करने से भी ये रिस्क फैक्टर डेवलप कर देता है, रिस्क इंक्रीज कर देता है मायोपिया होने के। और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होगा ना, तो इसमें भी मायोपिया ग्रो होने के चांसेस हैं। फिर आता है ऑप्टिकल फैक्टर्स। ऑप्टिकल फैक्टर्स में आता है एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज में आता है इन द आई ऑप्टिकल सिस्टम सच एज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड लेंसेज लेंस एंड द लेंथ ऑफ द आई बॉल कैन बी लीड टू मायोपिया। यहाँ पे जो एबनॉर्मलिटीज हो रही है ऑप्टिकल में, इसमें कर्वेचर कॉर्निया में ठीक तरीके से नहीं पा रहा है, और लेंस में भी ठीक तरीके से शो नहीं हो पा रहा है, जिससे आई की बॉल का जो लेंथ है वो बढ़ने के कारण ये मायोपिया कॉज कर देता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल के बारे में। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो नियर वर्क एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, जो कि प्रोलॉन्ग क्लोजअप में चाहिए, है ना। ऑप्टिकल, ये जो आउटडोर्स कंप्यूटर में लॉन्ग टाइम बैठे हैं, है ना, एनवायरमेंटल एसोसिएटेड, जैसे कि इसकी वजह से भी मतलब कंप्यूटर में लॉन्ग टाइम और ज़्यादा पास से रीडिंग वगैरह करना, उस कंडीशन में भी यहाँ पे मायोपिया हो रहा है। फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि लैक ऑफ एक्सपोजर टू द नेचुरल लाइट and spreading less time to the outdoor have been linked to an increase the risk of developing myopia। जैसे कि sunlight exposure throughout to play the role of regulating eye growth, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होने के कारण, ये सारी चीज़ें होने के कारण भी मायोपिया यहाँ पे हो रहा है। फिर आता है ऑप्टिकल फैक्टर्स जैसे कि एबनॉर्मलिटीज़, है ना। फिर यहाँ पे आई ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है, कोई भी ऑप्टिकल एबिलिटीज़ हो जाए, या जो कर्वेचर जो है उसमें कॉर्निया में, वहाँ पे आई बॉल में कुछ दिक्कत आ जाए या उसका लेंथ बढ़ जाए, तो वहाँ पे भी मायोपिया होने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे आता है एजुकेशनल और लाइफस्टाइल। जैसे हायर लेवल का एजुकेशन है तो सर्टन लाइफस्टाइल हैबिट्स इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करना, है ना, और एसोसिएटेड विद इंक्रीज द इंसिडेंट ऑफ मायोपिया, ये सारी चीज़ें क्या इंक्रीज करके देती है, मायोपिया इंक्रीज कर देती है। फिर आता है यहाँ पे टाइप ऑफ मायोपिया। यहाँ पे सिंपल मायोपिया आता है, ठीक है, फिर लो मायोपिया आता है, ठीक है, जनरली जो लेस देन 3 डियोप्टर्स से होता है। फिर यहाँ पे मॉडरेट मायोपिया बिटवीन 3.00 to 6 m डायोप्टर्स से होता है। फिर हाई मायोपिया, देखो ये जो है ना, ये 3.00 और 3.0 to 6, ये सारा पॉइंट जो लेंसेज का जो हम स्पेक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसका ये है कि इतने का जो लगता है हमको स्पेक्स, वो बताया गया है इसमें हाई मायोपिया में, ग्रेटर देन 6 में। फिर दिस टाइप मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरली इन्फ्लुएंसर, जो जेनेटिकली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें टिपिकली जो डेवलप होता है चाइल्डहुड और स्टेबलाइज अर्ली अडल्टहुड में, उसमें। फिर आता है पैथोलॉजिकल मायोपिया, जो डिजेनरेटिव मायोपिया होते हैं उससे रिगार्डिंग। तो अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ मायोपिया दैट प्रोग्रेसेस ओवर time is often associated with
स्ट्रक्चरल चेंजेस। यहाँ पे जो मोर सेवियर मायोपिया है इसका प्रोग्रेसेस कैसा होता है वो बताया गया। इसमें एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, है ना, आई में, जैसे इलांगेशन ऑफ आई बॉल, थिनिंग और रेटिना एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें की वजह से, ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये सब यहाँ पे कॉज होता है। फिर आता है दिस टाइप कैन लीड टू सिग्निफिकेंट विजुअल इम्पेयरमेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट विजुअल इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लेस कॉमन देन सिंपल मायोपिया, जैसे कि इंक्लूड होता है एक्वायर्ड मायोपिया, ठीक है। फिर आता है कॉजेज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर, जिनकी वजह से ये हो सकता है, सच एज मेडिकेशन, ठीक है, यूज फॉर एग्जांपल सर्टेन एंटी साइकोटिक ड्रग्स जैसे और एंटी कोलिर्जेनिक ड्रग्स, ये सब ड्रग्स का यूज़ करके, ठीक है, चेंज इन ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस होता है, जिसको हम कैटरेक्ट भी बोलते हैं, उनकी वजह से भी ये कॉज होता है। और इट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू द कॉर्नियल और लेंसेज चेंजेस ड्यू टू द ट्रॉमा और सर्जरी, ठीक है। फिर आता है नेक्टोरल मायोपिया। नेक्टोरल मायोपिया क्या होता है? इट अकर अंडर द लो लाइट कंडीशन। लो लाइट की जो कंडीशन होती है वहाँ पे कॉज होता है, डिफ़िकल्टी होती है इसमें देखने में, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको देखने में, ठीक है। एट नाइट इन डिम लाइट, जो रात के समय में जो डिम लाइट होती है वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, आई फोकस नहीं कर पाती है, प्यूपिल्स डायलेटेशन होते हैं लो लाइट में, है ना, मतलब ज़्यादा ध्यान से देखने में हमारे जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द इटियोलॉजी एंड द टाइप ऑफ मायोपिया इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है समझने के लिए कि इसको मैनेज हमको कैसे करना है, राइट। फिर यहाँ पे आता है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज, जैसे कि करेक्टिव लेंसेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर आता है पोटेंशियल इंटरवेंशंस, है ना, ये सारी चीज़ें। जो ऑर्थोकेटोलॉजी जो होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिलेटेड, उनको देखना, रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है अर्ली डिटेक्शन के लिए और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। किसका? मायोपिया का। फिर मायोपिया के सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो मायोपिया के सिम्टम्स क्या हैं? मायोपिया के जो नियर साइटेडनेस होगी, है ना, जो ठीक से नहीं, पास का नहीं दिखना। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फॉलोइंग सिम्टम्स जैसे ब्लरी इमेज, डिस्टेंस विजन और डिफ़िकल्टी टू सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्लियरली नहीं देख पाएंगे, जैसे कि रोड साइन, ये सब नहीं दिखने, चॉक बोर्ड्स, है ना, एक क्लोजअप विजन नहीं दिखता है, रिमेन्स क्लियर। उसके बाद आता है स्क्वांटिंग। स्क्वांटिंग मतलब होता है फ्रीक्वेंटली स्क्वांटिंग टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मोर क्लोजली। यहाँ पे स्क्वांटिंग जो है यह बहुत दिक्कत जाती है ना, ऑब्जेक्ट को देखने में। उसके बाद आता है आई सर्टेन। इसमें आता है, इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं आई डिस्कम्फर्ट को, जैसे कि सर्टेन स्पेशली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम, जैसे कि कुछ लंबे समय के लिए डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करना, है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते रहना कि हमको जो भी हम देख रहे हैं वो क्लियरली दिखे, क्योंकि ब्लरी इमेज सी दिखेगी, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। फिर आता है हेडेक भी होगा, हेडेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन आई स्टेरन, मतलब होता है कि हेडेक होगा यहाँ पे, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगी नाइट में देखने में, है ना, ये जो एबिलिटी है ये इसको रिड्यूस कर देगी टू सी वेल इन लो लाइट में इसको देखने में दिक्कत करेगी, ठीक है, जिसको हम नेक्टोरल मायोपिया भी कहते हैं।
फिर आता है यहाँ पे फ्रीक्वेंट आई रबिंग, स्पेशली इन चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा आई में क्योंकि इरिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आई को बार बार मसलेंगे, आई को बार बार रबिंग करेंगे, है ना, तो वो चीज़ होगी। फिर माइट नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट देयर विजन प्रॉब्लम, यहाँ पे फिर है ना विजन प्रॉब्लम देखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, फिर यहाँ पे आता है नीड टू सेट द क्लोजर सेटिंग्स क्लोजर टू टेलीविजन, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन टू सी क्लियरली, और फिर अब क्लियरली देखने के लिए उनको उसके बहुत पास में बहुत ज़्यादा ही क्लोजली उनको देखना पड़ेगा, जिससे कि वो बैठकर सही तरीके से देख पाए। ठीक है, फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया। तो ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया में आता है इधर पे ऑप्शंस फॉर मायोपिया एम टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर एंड इम्प्रूव डिस्टेंस विजन। यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेक्टिव लेंसेज के बारे में है, जैसे कि आई ग्लासेस जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना, मोस्ट कॉमन एंड सिंपल वे है करेक्ट करने का मायोपिया को, है ना। और दे यूज टू कॉन्केव लेंसेज टू हेल्प टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना। ठीक है, यहाँ पे ये रेटिना पे फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कॉन्केव कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो। ठीक है, फिर आता है contact lenses. These provide to wider field of vision and may be preferred to the cosmetic and practical reasons. They also can use concave lenses to correct the refractive errors, जैसे ऑर्थोकेरेटोलॉजी क्या होती है, ये किसके थ्रू होता है, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करना, ये ऑर्थोकेरेटोलॉजी जो होते हैं वही चश्मे वाली चीज़ें करते हैं, चश्मा पहनाना वगैरह। फिर आता है स्पेशली डिजाइंड टू रिज्ड ग्लास परमेबल, जो रिज्ड ग्लास परमेबल होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का, जो वॉर्न होते हैं ओवरनाइट टेम्पररी रीशेप होने के लिए कॉर्निया का, उनके लिए ये किया जाता है। फिर दिस अलाउ टू फॉर क्लियर विजन ड्यूरिंग द डे विदाउट नीड फॉर ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। ये ना कोई ऐसा नीड नहीं होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। ठीक है, तो स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया ग्लास परमेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जिससे ये देख सके क्लियरली। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आता है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। एट्रोपिन आई ड्रॉप्स का काम क्या करते हैं, ये लोग लो डोज एट्रोपिन होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं जिसको हम बहुत स्लो प्रोग्रेशन में यूज़ करते हैं मायोपिया के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको। और रिफ्रैक्टिव एरर्स में रिफ्रैक्टिव सर्जरी में लेसिक सर्जरी होती है, जिसमें हम बात करते हैं लेज़र असिस्टेड, और सिटू कैरेटोमाइलियस सर्जरी होती है ये। ठीक है, ये एक लेज़र रीशेप सर्जरी होती है, कॉर्निया के को रीशेप दिया जाता है टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर्स। ठीक है, जिसमें हम PR के जो फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटोटॉमी करते हैं, जो सिमिलर होता है लेसिक्स के जैसा, जिसमें रिमूव करते हैं हम उसकी आउटर लेयर कॉर्निया की बिफोर रीशेपिंग, है ना, लेजर से। फिर होता है स्माइल मतलब स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन होता है, जिसमें जो कि यूज़ किया जाता है इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए, जिसमें स्मॉल पीस कॉर्निया का टिश्यू का रिमूव करके टाइनी इंसिजन करते हैं और वापस से कॉर्निया को रीशेप कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद आता है लेंस्ड इम्प्लांट होती है सर्जरी इसमें मायोपिया में। ठीक है, फिर आता है लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे ये आउटडोर एक्टिविटीज़ को स्पेंड करने में बहुत ही ज़्यादा जो होता है शोर रिड्यूस हो जाता है, मतलब रिड्यूस शो होता है। ठीक है, बच्चे आउटडोर एक्टिविटी जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि उनको ज़्यादा दिखेगा ही नहीं। फिर रिड्यूस द नियर वर्क लिमिटिंग प्रोलॉन्ग्ड, जो पास का चीज़ें होगी करने की वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कि उनको
दिक्कत होगी, है ना, तो ठीक तरह से प्रोग्रेशन नहीं होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके सर्जरी ट्रीटमेंट्स की, तो जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसमें एक चीज़, दो तीन चीज़ें और हैं इसमें, जैसे ये ICL, जिसमें हम इम्प्लांटेबल मैनर लेंसेज करते हैं, जिसमें प्रोसीजर होता है सिंथेटिक लेंसेज को इम्प्लांट करने का फ्रंट नेचुरल लेंसेज से, ठीक है। उसके बाद आता है RLE रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, जिसमें प्रोसीजर जो है वो सिमिलरली कैटरेक्ट सर्जरी, जो नेचुरल लेंसेज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, और आर्टिफिशियल इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज जो IOL है वो करेक्ट करने के लिए मायोपिया को लगाया जाता है। फिर ये प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन है, जिसमें एलिजिबिलिटी, रिकवरी और कंसल्टिंग के बारे में बताया गया है, रिस्क और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी, कॉर्नियल थिकनेस होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरल हेल्थ के बारे में, रिस्क क्या क्या होंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है ना, ये रिकवरी कब होगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब हम बात करते हैं हाइपोमेट्रोपिया के बारे में। हाइपोमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपोमेट्रोपिया और यहाँ पे इटियोलॉजी जो, सॉरी, हाइपोमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपोमेट्रोपिया और हाइपोरोपिया इज अ रिफ्रैक्टिव error where the distant object can be seen more clearly than close object. It occurs to the light entering to the focus behind in the retina and stayed directly on it. रेटिना में लाइट नहीं पड़ के रेटिना के बिहाइंड, मतलब रेटिना के पीछे की तरफ लाइट पड़ रही, जिसमें जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जो क्लोज ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरेटिवली, है ना, जो क्लोज ऑब्जेक्ट है वो उनको क्लियरली विजिबल होते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, जेनेटिक फैक्टर। अब हाइपोमेट्रोपिया इज ऑफन इन अ फैमिलियर सजेशन, हेरिडिटरी कंपोनेंट की वजह से होता है, एनाटॉमिकल फैक्टर शॉर्ट आई बॉल की वजह से या फ्लैट कॉर्निया की वजह से, किसी मतलब एनाटॉमिकल फैक्टर मतलब जो मदर और फादर का होगा और फिर उसकी वजह से अपना हो गया तो उसकी वजह से, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे हाइपरोपिया की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो है ये, इसमें लाइट देखो रेटिना के ये फोकल पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। ये स्क्लेरा है, ये कॉराइड है, ये ऑप्टिक नर्व है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन, रेटिना, ये रेटिना है, ये पिंक जो दिख रहा है ये जो पिंक वाला दिख रहा है दैट इज रेटिना, ओके। और प्यूपिल है, ठीक है, आइरिस है, फिर जेन्यूल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। टाइप्स क्या क्या है, सिंपल हाइपरमेट्रोपिया है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जो कि ये माइल्ड ड्यू टू नेचुरल वाइब्रेशन शो करता है। पैथोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया होता है जो कि डिजीज़ की वजह से होता है या फिर कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से होता है। फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया होता है जो कि पैरालिसिस की वजह से अकोमोडेशन होता है उसका, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी होता है। फिर इसके सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेट्रोपिया क्या है, ब्लरी विजन, ठीक है, ब्लरली विजन होगा, क्लोज ऑब्जेक्ट डिफिकल्टी होगी फोकस करने में, है ना, ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि रीडिंग मटेरियल, है ना, और कंप्यूटर स्क्रीन जो होगी वो उस पर भी फोकस करने में, रीडिंग मटेरियल वगैरह। और सर आई स्टेरन जो डिस्कम्फर्ट शो कर रही है, स्पेशली जो प्रोलॉन्ग टाइम से जो क्लोजअप है, हेडेक होगा फ्रिक्वेंटली, है ना, रीडिंग करने में रीडिंग टास्क नहीं हो पाएंगे इसको, और स्क्वांटिंग होगा, अटेम्प्टिंग सीइंग मोर क्लियरली, स्क्वांटिंग मतलब आंखें ऐसी बड़ी बड़ी करके देखना। फिर आता है डिफिकल्टी टू नियर टास्क चैलेंजेस, जैसे कि एक्टिविटी, रीडिंग, स्विंग, है ना, और स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करने में दिक्कत। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टिव
इसमें क्या है, आई ग्लासेस मोस्ट कॉमन स्ट्रेट फॉरवर्डेड मेथड होगी जो कॉन्वेक्स, उसमें हम कॉन्केव यूज़ करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज में, है ना। और कॉस्मेटिक और प्रैक्टिकल दोनों ही रीजन से पहन सकते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में लेसिक्स वही सारी सर्जरी हम यूज़ करते हैं मोल्ड ओवर। उसके क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी RELE जो RLE होता है वो कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे एट्रोपिन आई ड्रॉप्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर एडजस्टमेंट में विजुअल एक ग्रामिक्स जैसे एडजस्टमेंट, लाइटनिंग, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर आई एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज जो होते हैं, विजन थेरेपी वगैरह हम दे सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, पर्टिकुलरली चिल्ड्रंस को विजन थेरेपी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। रिकमेंडेड होता है इम्प्रूविंग फोकस एबिलिटी टू रिड्यूस द आई स्ट्रेन। उसके बाद आता है रेगुलरली आई एग्जामिनेशन आर एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग द हाइपरमेट्रोपिया अर्ली और डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऑप्टोमेरिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्पेसिफिक नीड्स जो है हेल्थ पेशेंट की आई की वो ठीक हो सके, ठीक है। So this is it for today. आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमने इतना कुछ पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई भी बात है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज़ डू मस्ट वॉच द वीडियो। So it will posted for you guys only, so please watch the video। और अगर ग्रुप वहाँ कमेंटिंग नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है उसमें आप बताएं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।